वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी चैप्टर को। बिल्कुल छोटा और इजी चैप्टर है बट करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एरोमेटिसिटी चैप्टर, जीओसी एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये तीनों चैप्टर आने चाहिए, तभी हमें आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। तो बेस बनाने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाने के लिए हमें इन तीन चैप्टर को करना पहले नेसेसरी है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी जो भी हमारे CSIR नेट, गेट, टीफर या फिर एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक DU, MDU, KU, IHU, इन सब के जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, साथ में IIT JEM, इन सब में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी वे में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम PYQ सोल्व करेंगे। जो हमारे CSIR नेट के होंगे, साथ में गेट और टीफर के जितने भी PYQ होंगे एरोमेटिसिटी चैप्टर के, वो यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ क्लास ध्यान से सुननी है। स्टार्टिंग से एंड तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पे PYQ लगा पाएंगे। PYQ लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी को। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एरोमेटिसिटी क्यों होती है। साथ में यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टॉपिक होगा, रूल्स टू डील्स विद एरोमेटिसिटी, कि हमारा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ये रूल से हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो, जितने भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, उन सब के जितने भी टाइप होंगे, सबके सब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। क्वासी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी इन फ्यूज रिंग सिस्टम एंड होमो एरोमेटिसिटी, इन सब के बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट से। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले ये बताओ, यदि आपसे एरोमेटिसिटी ये चैप्टर या फिर कहीं नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर आएगा, किसी और का नहीं आएगा, सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर आएगा। अब बेंजीन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बेंजीन अनयूजुअल बिहेवियर शो क्यों करता है, साथ में अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो क्यों करता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। साथ में बेंजीन रेजोनेंस शो करता है और एरोमेटिसिटी शो करता है, क्यों करता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले हम बात करेंगे अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, सबको पता है। 6 कार्बन है यहाँ पे, जो कि क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। 6 कार्बन होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहाँ पे जितने भी कार्बन है, 6 के 6 कार्बन, 6 के 6 कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, सबको पता है इतना तो। और जो ये p ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा, p ऑर्बिटल सबके पास है। देखो, ये है, अब यहाँ पे क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जो ये
p ऑर्बिटल है कार्बन एटम के, तो उनमें क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और हमें पता है कि यदि p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे क्या होगा, पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगी ये, पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। सिग्मा की आपको पता है यहाँ पे कितने, सिग्मा की हम बात करते नहीं, सिग्मा की सबको पता है यहाँ पे क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, वो होगी सिग्मा की। पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई है, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है जो हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन यानी कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल, और उन p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। देखो, यदि हम बात करेंगे बेंजीन हमारा नॉर्मल बिहेवियर शो करे, यदि बेंजीन नॉर्मल बिहेवियर शो करे, यदि नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा तो एल्कीन की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, एल्कीन की तरह। और हमें पता है जो एल्कीन है, एल्कीन का काम क्या है, एल्कीन में होती है एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में आपको देखने को मिलेगी एडिशन रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास है एल्कीन, एल्कीन में हमने एडिशन करवाया है Br2 का, Br2 का एडिशन करवाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, यही होगा, एडिशन करवा दिया ब्रोमीन का। ये जो एडिशन हुआ है ये हुआ है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक। देखो, यदि बेंजीन नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा यानी कि वो एल्कीन की तरह एक्ट करेगा। एल्कीन क्या करता है, एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे ही हम एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्केन की फॉर्म में, यानी कि एंटी एडिशन हुआ है ब्रोमीन का, यानी कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुए हैं सिंगल बॉन्ड में। तो ये तो है एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी का एडिशन करवा दें, यदि ये नॉर्मल बिहेवियर शो करे तब की बात करें हम, यदि यहाँ पे हम ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे, ब्रोमीन का एडिशन करवा दिया हमने कुछ इस टाइप से, ये हो गया ब्रोमीन का एडिशन। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बिहेवियर शो करता तब की बात। नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन यानी कि दो या दो से ज्यादा कोई भी एटम या ग्रुप, उनका क्या होगा, एडिशन होगा इस कंपाउंड में, उसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। तो ये हमने ब्रोमीन का एडिशन करवा दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर था यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, एरोमेटिसिटी। ये हम बाद में दिखा बताएंगे एरोमेटिसिटी के बारे में भी। एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या शो करती है, मोर स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्या कोई भी कंपाउंड ऐसा चाहेगा कि वो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे जो बेंजीन है वो एल्कीन की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर शो करने के बजाय अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा। अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा, वहां क्या होगा, एडिशन रिएक्शन ना होके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये हमारा बेंजीन, ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ना कि एडिशन रिएक्शन। जब आप बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा एक एटम या फिर ग्रुप का किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन हमने वहां लगा दिया, तो ये हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना कि एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसलिए बेंजीन अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा, इससे इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं हुआ।
कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है अभी भी, पहले भी कैसा था, एरोमेटिक नेचर का था, स्टेबिलिटी है अभी भी है, स्टेबल है ये कंपाउंड, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? बेंजीन होगा वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन से इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा था। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है जो बेंजीन हमारा है अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करेगा, अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन होगा ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करेगा, क्यों करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास है एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। यदि हम इस एक डबल बॉन्ड को हटाएं, साइक्लोहेक्सेन ये बनाया हमने, ये बना हमारा साइक्लोहेक्सेन। इस एक डबल बॉन्ड को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें मिलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो होगी 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। यदि यहाँ पे एक बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हुई एक बॉन्ड हटाने पे, वो एनर्जी हमारी है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम बात करें, ये तो है नॉर्मल, यहाँ तक तो है नॉर्मल, आप लोगों को कोई कॉन्जुगेशन, कोई रेजोनेंस कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। यदि हम बात करें इस कंपाउंड की, एक हमारे पास ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, और एक हमारे पास है ये वाला। देखो एक हमारे पास ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड, दोनों में डबल बॉन्ड है, दो दो डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड को रिमूव किया था तब वहां पे एनर्जी रिलीज हुई थी 28.6, यहाँ पे दो रिमूव होंगे तो कितनी होगी, यहाँ पे होगी 2.75 किलो कैलोरी पर मोल। यदि दो बॉन्ड को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, वो होगी 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। अब इस कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगी, 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। होनी तो यही चाहिए, यही होनी चाहिए, बट एक्चुअल में होगी कितनी, 55.4 किलो कैलोरी पर मोल, एक्चुअल में इतनी होगी, और ये है एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितनी है, 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज होगी यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, वो होगी 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब क्या हो, यहाँ पे हम बात करें दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस की हम बात करें तो होगा 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये होगी रेजोनेंस एनर्जी। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो एनर्जी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेजोनेंस एनर्जी, वो है 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये जो 1.8 किलो कैलोरी पर मोल की वजह से ये स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या है वो देखो, यहां तक क्लियर है सबको। एक बॉन्ड को रिमूव किया था, वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया हमने वहां पे, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होके सिंगल बॉन्ड में मिल जाएंगे हमें। तो वहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो थी हमारी 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। वो हमारी क्या थी, रियल थी, नॉर्मल थी।
बात करें हम नेक्स्ट कंपाउंड की, हमारे पास अब दो डबल बॉन्ड है, एक इस फॉर्म में, एक इस फॉर्म में है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये है आइसोलेटेड फॉर्म में, ये होंगे आइसोलेटेड और ये होंगे कॉन्जुगेटेड। अब एक की 28.6 थी तो दो की होगी 57.2, तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, दो है तो 57.2 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी होगी, एक्चुअल में होगी 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब दोनों की डिफरेंस, एक्सपेक्टेड ये है, एक्चुअल ये है, दोनों का डिफरेंस होगा 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी होगी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये जो रेजोनेंस एनर्जी है, इसकी वजह से ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपाउंड के कंपैरिजन में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हम बात करें कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कंपाउंड की, इंक्रीज करेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, यानी कि डबल बॉन्ड जो होंगे वो होंगे अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, वहां पे कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन का काम होता है कंपाउंड में स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा इंक्रीज करना। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे यदि कंपाउंड में है 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, हम अब बात करेंगे एक डबल बॉन्ड, उससे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी कितनी रिलीज हो रही थी, 28.6, 3 है तो कितना होगा 3618.523268 किलो कैलोरी पर मोल ये होने चाहिए। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू है एनर्जी की, कि 85.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए यहाँ पे, बट एक्चुअल में होगी कितनी, एक्चुअल में जो हीट होगी यहाँ पे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो होगी 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। जो एक्चुअल में एनर्जी रिलीज होगी, एक्सपेक्टेड हमारी है 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी वो कितनी होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल, 36 किलो कैलोरी पर मोल, इतना इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जिस एनर्जी को हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। अब बात करें ये कंपाउंड स्टेबल होगा, स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी वो होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर यहाँ तक सबको? इसलिए बेंजीन अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करता है इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, बेंजीन अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो की। क्लियर यहाँ तक सबको? अनयूजुअल बिहेवियर भी पता लगा और अनयूजुअल स्टेबिलिटी पता चल गया हमें बेंजीन की। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, ये जो बेंजीन है, अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो पाई यानी कि जो डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि एक जगह नहीं होंगे, ये पूरी रिंग में रोटेट करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, बेंजीन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होगी। वो हमारा देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मूवमेंट हो रही है,
पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तब क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ठीक है। इस टाइप से हमें बेंजीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इससे पता चला कि जो डबल बॉन्ड है बेंजीन स्ट्रक्चर में उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंप्लीट रिंग में डिलोकलाइज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट रिंग में डिलोकलाइज है बेंजीन स्ट्रक्चर में। क्लियर यहां तक सबको? तो रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ये डिलोकलाइजेशन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की जैसे हमारे कंपाउंड होगा एरोमेटिक नेचर का, एरोमेटिसिटी शो करेगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी कौन से कंपाउंड शो करेंगे और कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम बात करें, हमने क्या बताया, जो बेंजीन है बेंजीन रेजोनेंस शो करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो उसका हमने क्या बताया, डीलोकलाइजेशन हो इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस कंपाउंड में होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है। अब हम बात करें एनुलिन की, हमने अभी तक बात की है बेंजीन की, अब हम बात करेंगे एनुलिन की। ये एनुलिन क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम। वो कंपाउंड, या फिर हम बात करें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो क्या होगा, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब आप लोगों को समझ आ गया, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। क्लियर यहां तक सबको? तो ये होता है एनुलिन। अब हम कहें कि बेंजीन यदि स्टेबल है, बेंजीन में कहा रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, वहां पे कॉन्जुगेशन है, वहां पे क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो एनुलिन भी स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एनुलिन भी क्या है, देखो लिख रखा है इसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड है, तो वो भी क्या होना चाहिए, वहां भी रेजोनेंस होगी, और वहां भी क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या हर एनुलिन यानी कि हर कंपाउंड स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो। अब एनुलिन के हर कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे बेंजीन और साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस टाइप से, और बेंजीन, बेंजीन का सबको पता है ये होगा। हमें बताना क्या है, हमने कहा था रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन में भी क्या है, कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रही है। कॉन्जुगेशन यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड वहां भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या, साइक्लोब्यूटाडाइन भी ज्यादा स्टेबल होगा, बट साइक्लोब्यूटाडाइन एक्चुअल में ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखो अभी तक बताने में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक नेचर का ही, एंटी एरोमेटिक का है, बट अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस किया नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और 6 कार्बन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो होंगे sp2, 6 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। साथ में जितने भी कार्बन हैं उनके पास, हर किसी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है हमारे पास है 6 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। ये है 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल।
ये हो गए। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे, देखो यदि हम नोडल प्लेन पास करें, यदि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी नोडल प्लेन ना हो, यदि बेंजीन स्ट्रक्चर में कोई भी नोडल प्लेन पास नहीं किया तो क्या होगा, ये हमारे पास है 6p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, तो क्या होंगे ये इनके क्या है साइन है, वेव साइन। यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, यानी कि नोडल प्लेन है 0, नोडल प्लेन 0 है तो क्या है यहाँ पे सबके साइन सिमिलर है। तो यहाँ पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, देखो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमें देंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल यदि 2 हैं, दोनों की हमने क्या करवाया कंबाइनिंग करवाई है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी हमें 2 मिलेंगे। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल 2 लिए हैं तो कंबाइन करके जो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देंगे वो भी 2 होंगे, वो होंगे एक होगा हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक सबको। अब बात करें यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे, बॉन्डिंग नेचर के होंगे, 6 के 6 कैसे होंगे, बॉन्डिंग नेचर के होंगे। यदि हम एक नोडल प्लेन पास कर दे, यदि यहाँ से एक नोडल प्लेन पास कर दे, यहाँ से हमने एक नोडल प्लेन पास कर दिया, तो क्या होगा इन दोनों ऑर्बिटल के जो साइन होंगे वेव साइन वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट होंगे, इस टाइप से होंगे। और कोई नोडल प्लेन है नहीं तो यहाँ पे साइन सिमिलर होंगे, इधर भी साइन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे नोडल प्लेन पास करवाया है, एक नोडल प्लेन पास करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हमें देखने को मिला, एक दूसरे दोनों क्या ऑपोजिट, यानी कि 2 आपको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 आपको बॉन्डिंग मिलेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें, अब हमने नोडल प्लेन 2 पास करवाए, यदि 2 नोडल प्लेन पास करवाएंगे, ये हमने 2 नोडल प्लेन पास करवा दिए, दोनों ऑर्बिटल के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, इस टाइप से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 एंटी बॉन्डिंग, सॉरी 2 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, 4 एंटी बॉन्डिंग ये हो गए, 4 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें नोडल प्लेन हमने 3 पास करवाए, यदि 3 नोडल प्लेन पास करवाए, 1 2 3 नोडल प्लेन पास करवाए, एक नोडल प्लेन यहाँ पास करवाया तो इनके साइन दोनों ऑर्बिटल के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, इस टाइप से होंगे। अब ये हमारे पास है, इनके बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं है तो यहाँ पे साइन सिमिलर रहेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर और यहाँ पे ऑपोजिट। अब ये जो 3 नोडल प्लेन पास करवाए हैं इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल के जो साइन है वो ऑपोजिट हो रहे हैं, साइन ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सारे के सारे आपको मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग देखने को, सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे क्या करते हैं हम, मोलिकुलर ऑर्बिटल है, हमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, साथ में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे ये होंगे हाईली स्टेबल, ये होते हैं हाईली स्टेबल, और हमें पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी का हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हमेशा नीचे रखेंगे सबसे। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे लेस स्टेबल होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी तो उन्हें सबसे ऊपर रखेंगे, बॉन्डिंग वाले नीचे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाले ऊपर। क्लियर यहाँ तक सबको। ये हम बात कर रहे थे इधर बेंजीन की, इधर हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन की। साइक्लोब्यूटाडाइन यानी कि कार्बन कितने, 4 कार्बन, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। हर कार्बन के पास क्या होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा p का, इस टाइप से होंगे।
ये हम बात करें हैं साइक्लोब्यूटाडाइन की। अब यहीं से हम इनके स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल है और साइक्लोब्यूटाडाइन कम स्टेबल है। देखो, एक भी नोडल प्लेन पास नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा इस टाइप से, यानी कि चारों के चारों कैसे होंगे, बॉन्डिंग नेचर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यदि हम बात करें, एक हमने यहाँ पे नोडल प्लेन पास करवा दिया, एक नोडल प्लेन यहाँ पे हमने पास करवाया, तो साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो एंटी बॉन्डिंग और दो आपको मिलेंगे बॉन्डिंग देखने को मिले, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि हम कहें हमने दो नोडल प्लेन पास करवाए, दो नोडल प्लेन पास करवाए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन क्या होंगे, ऑपोजिट। यदि हम दो नोडल प्लेन पास करवाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग नेचर के होंगे, क्योंकि वहां पे हमने नोडल प्लेन पास करवाए। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे हमने बेंजीन और ये हमने साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में हम बात करें हैं। अब ये बताओ, बेंजीन हमारे पास कितने जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल करवाएंगे ऑर्बिटल में, कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ पे देख लो, ये है बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करवाने हैं, क्योंकि हर किसके पास, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसमें है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हुए, 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन की। ये तो हमने ओपन चेन के बताए थे, ये किसके हैं, है तो किसमें, रिंग फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो, साइक्लोब्यूटाडाइन कार्बन कितने, 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए, 3 और 4। समझ आया यहाँ तक सबको, ये हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। अब देखो यहाँ पे एक होती है हमारे पास है क्लोज सेल अरेंजमेंट। क्लोज सेल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, क्लोज सेल अरेंजमेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, ऑक्यूपाइड हो, कंप्लीटली फुल्ली ऑक्यूपाइड हो। क्या है, जो क्लोज सेल अरेंजमेंट है, इसका मतलब होगा जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो। फुल्ली ऑक्यूपाइड होंगे तो क्लोज सेल अरेंजमेंट होंगे, क्लोज सेल अरेंजमेंट होंगे यानी कि वो लेस रिएक्टिव होंगे। जो फुल्ली फिल्ड होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा, मोर स्टेबल। क्लियर यहाँ तक। अब ये फुली फिल्ड है तो लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबिलिटी शो करेगा। अब बात करें साइक्लोब्यूटाडाइन की, साइक्लोब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है, यानी कि क्लोज सेल अरेंजमेंट यहाँ पे अब्सेंट होगी। क्योंकि क्लोज सेल अरेंजमेंट का मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली ऑक्यूपाइड हो। ये फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है तो क्लोज सेल अरेंजमेंट यहाँ पे एब्सेंट होगी। क्लोज सेल अरेंजमेंट एब्सेंट होगी तो ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव यानी कि लेस स्टेबल। क्लियर यहाँ पे सबको कि बेंजीन स्टेबल क्यों है और साइक्लोब्यूटाडाइन स्टेबल क्यों नहीं है। क्लियर। ये अभी तक हमने यहाँ पे एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे हमने रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन साथ में क्लोज सेल अरेंजमेंट के बिहेव पर हमने यहाँ पे बताया है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने बात किया इंट्रोडक्टरी पार्ट की, जिसमें हमने बेंजीन के अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में बताया, बेंजीन के अनयूजुअल स्टेबिलिटी के बारे में बताया और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा बाकी एनुलिन के कंपैरिजन में। अब ये नहीं कि बाकी एनुलिन होंगे नहीं स्टेबल, स्टेबल है बट सारे स्टेबल नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
एनुलिन जितने भी हैं वो सारे स्टेबल हो, ये जरूरी नहीं है, ये हमने यहाँ पे बता दिया कि वो लेस स्टेबल है, बेंजीन मोर स्टेबल है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूल्स टू डील विद एरोमेटिसिटी। देखो, अब हमें एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड टॉपिक में। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे, किससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें हम 3 डायग्राम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा रहने वाला है हक्कल रूल, सेकंड होगा क्रैग्स रूल एंड थर्ड होगा फ्रोस्ट डायग्राम। फ्रोस्ट डायग्राम या फिर कहें फ्रोस्ट साइकिल। तो ये जो 3 रूल है इनसे हम एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हक्कल रूल के बारे में। सबसे पहले हम हक्कल रूल के बारे में बात करेंगे कि हक्कल रूल क्या है और कहां इसे हम अप्लाई करेंगे। देखो, हक्कल रूल क्या है, सबसे पहले हमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोई भी कंपाउंड, उसे सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो प्लेनर है या फिर नहीं है। सबसे पहले साइक्लिक, सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होगी कि वो प्लेनर होना चाहिए एंड थर्ड कंडीशन होगी कि वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमें पहले देखनी है। कोई भी कंपाउंड देखेंगे उससे पहले हमें देखना है क्या वो साइक्लिक है यानी कि रिंग की फॉर्म में है, क्या वो प्लेनर यानी कि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज नेचर का है। सेकंड लास्ट हमें देखना वो होगा कॉन्जुगेटेड यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये कंडीशन देखनी है। ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए देन हमें अप्लाई करना है हक्कल रूल को। देन वी विल अप्लाई हक्कल रूल। अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन देख ली, कोई भी कंपाउंड हमने देख लिया कि वो साइक्लिक नेचर का है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है। अब हमें देखना है, हक्कल रूल लगाएंगे और वहां हम देखेंगे क्या ये कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अब 2 कंडीशन आएंगे हमारे पास, या तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करे या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करे। ये है, सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें हक्कल रूल अप्लाई करना है। हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो 2 कंडीशन आएंगे हमारे पास, एक तो होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एक होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक नेचर का। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एरोमेटिक नेचर का। एरोमेटिक है नेचर का, नॉन एरोमेटिक नेचर का यहाँ पे कोई नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक नेचर का यहाँ पे कोई नहीं होगा। यहां तक जाने के बाद यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यदि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है, वो कॉन्जुगेशन में भी है, तो वहां पे यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नेचर का होगा। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास
देखो पहले वो कंडीशन देखनी है हमें, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। क्या ये साइक्लिक है? तो ये साइक्लिक है, एक एक को अप्लाई करेंगे, साइक्लिक है। क्या यहाँ पे प्लेनर है? प्लेनर यानी कि कार्बन कैसा? sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी sp2 और ये भी sp2 यानी कि प्लेनर है। कॉन्जुगेशन भी है, तो तीनों यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब हम यहाँ पे हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 2 सॉरी कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में रखें? यदि इसमें रखें हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n मान लीजिए 0 हमारे पास, 0 तो कितना हो जाएगा? 4 भी जी 4 × 0 0 तो होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा होगा ये? एरोमेटिक नेचर का होगा। ये कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक नेचर का होगा। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। बात करें नेक्स्ट, क्या ये साइक्लिक है? तो साइक्लिक है ये। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर का मतलब पहली कंडीशन थी कि वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो ये दोनों कार्बन तो sp2 है, बट इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 और 2 यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। कैसी होगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, और जो sp3 कार्बन होगा, sp3 हाइब्रिडाइज का, वो प्लेनर ना होके कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। तो ये कैसा है? नॉन प्लेनर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो होगा नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट कैसा? साइक्लिक है। साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है? ये प्लेनर भी है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे। अब ये तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें बात करनी है हक्कल रूल की। तो हक्कल रूल में अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? एक डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का भी हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, तो ये हुई 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो आप, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यदि n हमने रखा 1, n 1 है तो कितना हुआ? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या बताया था? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक नेचर के। क्लियर यहाँ तक? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों क्लियर है। देखो हमने बताया हक्कल रूल के बारे में। हक्कल रूल में सिर्फ 3 कंडीशन रखनी है हमने। पहले जो कंपाउंड होगा वो साइक्लिक नेचर का होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। यदि अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो वो होगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक, और यदि इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। क्लियर यहाँ तक हक्कल रूल? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारे पास है क्रैग्स रूल। नेक्स्ट है क्रैग्स रूल। देखो क्रैग्स रूल में क्या है? इसमें भी वही 3 कंडीशन देखनी हमने। जो फर्स्ट है वो होगा पॉलीसाइक्लिक नेचर का होना चाहिए कंपाउंड। कैसा? पॉलीसाइक्लिक यानी कि एक से ज्यादा साइकिल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड जो कंडीशन होगी वो होगी नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड यानी कि उसमें से कोई भी साइक्लिक आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिंग आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर की नहीं होनी चाहिए। बेंजीन के अलावा और कोई रिंग होंगी वो होंगे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। पहली कंडीशन पॉलीसाइक्लिक यानी कि एक से ज्यादा साइकिल होनी चाहिए।
सेकंड नॉन बेंजीनोइड यानी कि उसमें कोई बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन होगी वो होगी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां पास होनी चाहिए। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, देखो यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस पर हम अप्लाई करते हैं C2 एक्सिस, ये C2 क्या है, यानी कि उसे हम रोटेट करवाते हैं 180 डिग्री पे। टोटल एंगल हमारा कितना होता है 360 का, 2 से उसे डिवाइड करेंगे यानी कितना 180 डिग्री। यानी कि किसी भी कंपाउंड को हम 180 डिग्री पे रोटेट करें, हमें वैसा का वैसा कंपाउंड दिखे, तो वहां पे क्या हो रही है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। क्लियर? तो पहली कंडीशन पॉलीसाइक्लिक, सेकंड कंडीशन नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, और थर्ड कंडीशन वहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होनी चाहिए। ये हमारे पास होगा क्रैग्स रूल। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इतनी कंडीशन फुलफिल होने के बाद पहले हम कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड देखेंगे उसमें तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी सॉरी, देन हम अप्लाई करेंगे क्रैग्स रूल। अब हम अप्लाई करेंगे क्रैग्स रूल को। हमें करना क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हुई, अब हमें करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करना है। हमें काउंट करना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे और उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, अब जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उनमें से हमें एक को माइनस करना है। n क्या है, n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, उसमें हम एक को माइनस करेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन होंगी, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड आएंगे वो इवन नंबर में आए और एक हो ओड नंबर में आए। क्लियर यहां तक सबको? सबसे पहले कोई कंपाउंड है, कंपाउंड को हम देखेंगे क्या वो पॉलीसाइक्लिक है या वो नॉन बेंजीनोइड है, और साथ में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। यदि ये तीनों कंडीशन वहां पे लग रही हैं तो आपको क्रैग्स रूल वहां पे लगाना है। जैसे ही क्रैग्स रूल लगाएंगे हमें पहले बात में आपको क्या आना चाहिए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में एक माइनस करेंगे। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है या फिर ओड है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो इवन नंबर में आए या फिर ओड नंबर में आए। यदि इवन नंबर में आए तो वो कंपाउंड होंगे हमारे एरोमेटिक नेचर के। कैसे होंगे? एरोमेटिक नेचर के। यदि ओड नंबर में आए तो वो होंगे नॉन एरोमेटिक नेचर के। क्लियर यहां तक सबको? एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती, पॉलीसाइक्लिक, नॉन बेंजीनोइड और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद हम क्रैग्स रूल लगाएंगे। वहां पे आपको एंटी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब यदि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो वो होगा एरोमेटिक, यदि ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। ये किसने कहा? ये हमने बताया क्रैग्स रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। ये है पेंटालिन, ये होगा हेप्टेलिन, हेप्टालिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपको बेंजीन रिंग दिख रही है? बेंजीन रिंग नहीं है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये दोनों 7 मेंबर रिंग है। हम बना सकते हैं ऐसे भी, 5 और 7 दोनों की मिला सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? तो ये क्या है, पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है? पहली कंडीशन हमें देखनी है क्या ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा एक से ज्यादा रिंग। तो दोनों में, इस तीनों में क्या है?
दो रिंग है यानी कि एक से तो ज्यादा है, तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हम बात करें यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड भी है, कोई यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिली। अब है C2H, अब इसे हम C2H और सिमेट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे C2H सिमेट्री देखने को मिलेगी। यदि हम इस कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमें एज इट इज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो C2H और सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्रैक्स रूल, यहाँ पे अब हक्कल रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्रैक्स रूल। अब क्रैक्स रूल में क्या बताई, अब सबसे पहले हमें देखने हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी कि n कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 4। करना क्या है, एक माइनस करेंगे, एक माइनस करें तो कितना हुआ, 4 - 1 3, 3 किस में है, ओड नंबर में, ओड नंबर में है, तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक नेचर का, कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है। नेक्स्ट की बात करें, ये भी कैसा है, पॉलीसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड है, और C2H यहाँ भी पास होगी, यानी कि कंपाउंड को हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, यही कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब देखो, अब लगाएंगे यहाँ पे क्या, क्रैक्स रूल। क्रैक्स रूल लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, एक कम करेंगे तो होंगे 5, किस में है ये, ओड में, ओड में है तो कंपाउंड होगा हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का, कैसा है, नॉन एरोमेटिक नेचर का। नेक्स्ट भी हमारा कैसा होगा, पॉलीसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड है, C2H पास करवाएंगे, क्या होगा, हमें एज इट इज स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रैक्स रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें देखने हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 5, 1 माइनस करेंगे, n-1 यानी कि 5 - 1 4, 4 किस में है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो होगा एरोमेटिक नेचर का, ये होगा एरोमेटिक नेचर का। क्लियर, क्रैक्स रूल यहां तक क्लियर है। 3 कंडीशन देखनी है, पॉलीसाइक्लिक, नॉन बेंजीनोइड, और साथ में हमें देखना है C2H ऑफ सिमेट्री पास हो रही है या फिर नहीं हो रही। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम क्रैक्स रूल अप्लाई करेंगे। क्रैक्स रूल अप्लाई करने के बाद हमें देखना सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में से हमें एक माइनस करना है। उसके बाद हमें देखना है यदि इवन है तो एरोमेटिक, यदि ओड है तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं होंगे। क्लियर, और हक्कल्स रूल में भी 3 कंडीशन देखनी थी। पहले हमें चेक करना था कोई कंपाउंड है वो साइक्लिक है, देन हमें देखना वो प्लेनर होना चाहिए, देन हमें देखना वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने चाहिए। यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये हम पे लगाएंगे हम हक्कल रूल को। हक्कल रूल लगाने के बाद हमें 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्या होगा, क्या वो 4n पाइलैक्टोन या फिर 4n+2 पाइलैक्टोन। अगर ये 2 कंडीशन है तो जो 4n पाइलैक्टोन है वो एंटी एरोमेटिक और 4n+2 पाइलैक्टोन है वो एरोमेटिक नेचर का होगा, नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा नहीं। नॉन एरोमेटिक के वे होंगे जो स्टार्टिंग की 3 कंडीशन ही फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। जो नॉन प्लेनर नेचर का होगा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, हक्कल रूल भी और क्रैक्स रूल भी। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रूल जो है फ्रोस्ट डायग्राम। फ्रोस्ट डायग्राम या फिर हम कहें फ्रोस्ट साइकिल। और फ्रोस्ट डायग्राम से ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल है कौन सा नहीं है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम हक्कल से ही बता देते हैं ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि हमें पता है एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन नॉन एरोमेटिक और देन एंटी एरोमेटिक। तो हम हक्कल रूल से भी बता देते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो नॉन एरोमेटिक होगा उससे कम स्टेबल होगा, और एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे कम स्टेबल या फिर हम कहें हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए हम फ्रोस्ट डायग्राम पे। फ्रोस्ट डायग्राम में हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम है एक सर्कल ड्रॉ करना। फ्रोस्ट डायग्राम में सबसे पहला जो काम है वो यही है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद जो पॉलीगन हमें गिवन है, जो पॉलीगन हमें गिवन है उसको यहाँ पे रखना है।
इसे सर्कल के अंदर हमें उस पॉलीगन को रखना है। जैसे कि हमने बेंजीन को क्या करना है, सेकंड पहली बात थी सर्कल ड्रॉ करना, सेकंड बात थी कि कोई पॉलीगन हमें गिवन है, उस पॉलीगन को इसके अंदर रखना है और उसका एक वर्टेक्स, सिर्फ एक वर्टेक्स क्या करना है, एक वर्टेक्स को ही इस क्या करना है, लोअर साइड में रखना है, सिर्फ एक वर्टेक्स को, एक से ज्यादा नहीं। जैसे हम बात करें बेंजीन की, तो ये होगी बेंजीन, तो ये हुआ बेंजीन। बेंजीन क्या पॉलीगन है और उसकी स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ कर दी, दिख रही है आपको, ये है। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था, उसके बाद हम पॉलीगन को रख रहे हैं सर्कल के अंदर और उसका एक वर्टेक्स, सिर्फ एक वर्टेक्स को हम रख रहे हैं लोअर साइड में। क्लियर? ऐसे नहीं रखना है कि कहीं ऐसे रख दो कि हम तो बेंजीन ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, लोअर साइड पे दो वर्टेक्स हो जाएंगे। ऐसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, इस टाइप से मैं ड्रॉ कर रही, सिर्फ एक वर्टेक्स को ही लोअर साइड में बनाना है। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और जितने भी यहाँ पे वर्टेक्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह काम करेंगे, वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन फिल करवाने हैं। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करवाएंगे, 2 3 4 5 6। अब यहां से हम बता सकते हैं क्लोज सेल अरेंजमेंट की हेल्प से। क्लोज सेल अरेंजमेंट थी, उसमें हमने बताया था यदि क्लोज सेल अरेंजमेंट क्या है, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो क्या होने चाहिए, फुल्ली ऑक्यूपाइड होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, अब ये नहीं कि ऊपर वाले भी, जिसमें इलेक्ट्रॉन है कम से कम वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे क्लोज सेल अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लोज सेल अरेंजमेंट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये तो हमने बात की है बेंजीन की, बात की है बेंजीन की। अब यहां से सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे, सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे, वो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग को शो करेगा। यदि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, वो कैसे होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उससे नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर यहां तक सबको, नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो होंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर यहां तक सबको। ये एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, अब हमें एक पॉलीगन बनाना है। हमने एक पॉलीगन बनाया है साइक्लोब्यूटाडाइन का। साइक्लोब्यूटाडाइन का बनाएंगे तो करना क्या है, एक वर्टेक्स को लोअर साइड में, ये एक वर्टेक्स लोअर साइड में है, सारे के सारे वर्टेक्स हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह काम करेंगे। सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साइक्लोब्यूटाडाइन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 2 3 4। अब ये देखो, अब यहाँ देखो, क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड नहीं है। यहाँ पे क्या होंगी, क्लोज सेल अरेंजमेंट एब्सेंट होगी, यानी कि लेस स्टेबल कंपाउंड कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ सेंटर से लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कैसे होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होंगे जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ऐसे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसमें हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, और पॉलीगन का एक वर्टेक्स से हम लोअर साइड में रखेंगे, एक से ज्यादा को हम वहां पे नहीं रखेंगे। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम फिल करेंगे। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो वो कहाँ पे, क्लोज सेल अरेंजमेंट पॉसिबल होगी। क्लोज सेल अरेंजमेंट होगी तो कैसा होगा, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। यदि वो हमारा फुल्ली फिल्ड नहीं है, क्लोज सेल अरेंजमेंट एब्सेंट है, तो एरोमेटिक नेचर का ना होके दूसरे नेचर का होगा, यानी कि लेस स्टेबल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको।
तो यहाँ पे हमने तीनों रूल के बारे में डिस्कस कर लिया, हक्कल रूल, क्रैग रूल और फ्रोस्ट डायग्राम। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट हमारा जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। टाइप्स ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लिया, साथ में रूल्स टू डील विद एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिसिटी के तीनों रूल के बारे में हमने बात कर ली, हक्कल रूल, क्रैग्स रूल और फ्रोस्ट डायग्राम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये क्या है, देखो ये सब हम हक्कल रूल से ही बता देंगे, ठीक है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सबसे पहले हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे फॉलो कर रहा है, यदि हम n को 0 माने, इफ n इज इक्वल टू 0, n 0 तो 4, 4 इंटू 0 0, तो कितना हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। इससे पहले हमें वो कंडीशन भी याद रखने की साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए कंपाउंड, देन हम ये अप्लाई करेंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कैसा होगा, हमें पहले ये देखने हैं कि वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हमने हक्कल रूल अप्लाई किया, हक्कल रूल अप्लाई किया, देन हमने देखा कि ये कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि एरोमेटिक इन नेचर होगा। कैसा होगा ये, एरोमेटिक होगा। और यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। या फिर हम कहें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां तक यदि कंडीशन फुलफिल कर दी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं, एंटी एरोमेटिक होगा नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन हो सकती है, कैसी, एरोमेटिक, ठीक है। तो हो गया एरोमेटिक, यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं तो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वो हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा। इसके हम एग्जांपल से बात करेंगे। देखो ये हमारे पास है कुछ कंपाउंड, हमें बताने हैं कि ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। सारे के सारे कैसे हैं, सबसे पहले वो देखो साइक्लिक दिख रहे हैं, सारे के सारे साइक्लिक हैं। क्या सारे के सारे प्लेनर है, प्लेनर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब यहाँ पे जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होगा तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो सेकंड जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है। अब बाकी सब की बात करेंगे हम। फर्स्ट क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। अब बात करें यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा एरोमेटिक नेचर का, ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ये देखो कहीं ये देखो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 3 ने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, जो कि क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। कैसे है इनके हाइब्रिडाइजेशन, sp2 यानी कि प्लेनर नेचर में है। तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक, और ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ये हमने बात की है 2 पाई इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन
सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये हम सब में मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि इन कंडीशन को हमने देख लिया कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। उसके बाद हम बात करें कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, किसको फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n इज इक्वल टू 1 है, यदि n 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने किसका बताया था? हमने बताया था कि कैसे कंपाउंड होंगे, ये होंगे एंटी एरोमेटिक नेचर के। यदि ये जो कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ये होंगे एंटी एरोमेटिक, अदरवाइज कैसा होंगे? नॉन एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नेचर के नहीं होंगे, याद रखना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी एरोमेटिक नेचर के नहीं होंगे, वो होंगे एंटी एरोमेटिक के। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो वो नॉन एरोमेटिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल से हम बात करें, एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड हमारे पास ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कंपाउंड है। अब हमें बताना है कि ये एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक तो होंगे नहीं, या तो एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक। तो वे हमें बताने हैं यहाँ पे कौन सा कंपाउंड किस नेचर का होगा। फर्स्ट कंपाउंड देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, साथ में कॉन्जुगेटेड भी है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये होगा एंटी एरोमेटिक इन नेचर। सेकंड कंपाउंड वही, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा है? साइक्लिक नेचर का है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये भी कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, कैसे हैं, कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा है? ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर यानी कि sp2, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो कैसा होगा? ये भी एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। इस कंपाउंड को देखो, ये जो कार्बन है ये कैसा है? ये कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का। sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि कैसा होगा? नॉन प्लेनर। प्लेनर होता तो कैसा होता? sp2 नेचर का होता। अब ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये होगा नॉन प्लेनर नेचर का। नॉन प्लेनर नेचर का होगा तो ये एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं। अब कैसा होगा? ये नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा, क्योंकि ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यदि एंटी एरोमेटिक नहीं है तो कैसा होगा? फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर? ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, ठीक है, साथ में प्लेनर भी है और क्या है? कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा, एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो ये भी कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ये भी ऐसे ही प्लस माइनस। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है? इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन है। हमने बताया था कि जो बोरोन है, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्डिंग कर रखी है। वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन पे वो होगी sp2 की, यानी कि बाकी p ऑर्बिटल इसके क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे इंक्लूड नहीं होंगे।
तो यहाँ पे प्लेनर होगा, साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसे नेचर का होगा? एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब बात करें इन दो कंपाउंड की, लास्ट के दो की। देखो ये हमारे पास है ट्रोपेन, ट्रोपोन, और ये क्या है? ट्रोपोलोन। ट्रोपेन और ट्रोपोलोन। अब इनमें से हमें बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसकी वजह से ट्रोपोलोन ज्यादा स्टेबल होगा ट्रोपेन से। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग है नहीं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपाउंड से। क्लियर? यहाँ पे ये हमने बात की है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब हम बात करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि देखो ये तो हम सब मान के चल रहे हैं, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और कॉन्जुगेटेड होगा कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं हक्कल रूल को। अब हक्कल रूल को अप्लाई करेंगे तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n हमारा 1 के इक्वल है, यदि n 1 है तो 4 × 1 4 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। अब इसे फॉलो करेगा तो जो कंपाउंड होगा वो होगा हमारा एरोमेटिक नेचर का। कैसा होगा? एरोमेटिक नेचर का होगा। यदि ये कंडीशन एब्सेंट है, यदि ये कंडीशन एब्सेंट है तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो एरोमेटिक नेचर का होगा। यदि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, सॉरी ये तो करेगा तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यदि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसके एग्जांपल की हम बात करें, देखो इसके एग्जांपल होंगे ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इन कंपाउंड्स में हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। देखो फर्स्ट कंपाउंड सारी कंडीशन फुलफिल करी है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। अब ये देखो ये जो लोन पेयर है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है तो यानी कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये है नॉन हक्कल लोन पेयर। ये वाले जो लोन पेयर होंगे ये होंगे नॉन हक्कल लोन पेयर, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे है तो इनमें से कोई एक ही यहाँ पे रूल में जाएगा, एक यहाँ पे अब क्या होगा? काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे। कितने होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा कंपाउंड हमारा? एरोमेटिक नेचर का होगा।
सेकंड कंपाउंड में कितने हैं, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या लगा, हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पे जो होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि प्लेनर है, तो क्या होगा, ये भी एरोमेटिक नेचर का होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे 2, 4 और लोन पेयर। अब ये वाले जो लोन पेयर होंगे ये होंगे हक्कल लोन पेयर, हक्कल लोन पेयर। ये वाले थे नॉन हक्कल लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे इसे काउंट नहीं किया गया था, ये काउंट होंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होंगे हक्कल लोन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैसे होंगे, कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और एरोमेटिक नेचर के होंगे। अब यहाँ पे बात करें कि नाइट्रोजन पे तो दो नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो इनमें से किसके काउंट होंगे, तो जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसके लोन पेयर काउंट होंगे, वो लोन पेयर होंगे हक्कल लोन पेयर। जिसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो होंगे नॉन हक्कल लोन पेयर, तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 4 और ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाले लोन पेयर होंगे हक्कल लोन पेयर, हक्कल लोन पेयर होंगे तो ये काउंट होंगे इलेक्ट्रॉन में, तो ये हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। ये हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो अभी तक हमने क्या बताया कि जैसे हक्कल रूल उन 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन को, देन उसके बाद हमें 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हमने कहा जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक नेचर का होगा। अब हमें बात क्या करनी है, जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा, अब क्या बताया, जो हम बात करें एंटी एरोमेटिक की, जो एरोमेटिक है वो तो स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में होगा एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की तो हम बात नहीं करें क्योंकि वो तो मोस्ट स्टेबल है। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है। बात करें अब एंटी एरोमेटिक की, तो जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज करेगा तो क्या करेगी, रिंग फ्लिप करना स्टार्ट कर देगी। सिंगल बॉन्ड के थ्रू या हम कहें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रिंग होगी वो फ्लिप करना स्टार्ट कर देगी। अब फ्लिप करेगी तो क्या होगी, उसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन भी क्या है, वो साइक्लिक होगी और प्लेनर होगा। तो क्या कर रहा है, यदि रिंग का साइज बड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड के थ्रू उन्होंने रिंग ने क्या किया, फ्लिप करने स्टार्ट किए, तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो प्लेनर से किस में गया, नॉन प्लेनर में गया। अब नॉन प्लेनर में गया तो वो एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक तो रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो प्लेनरिटी में होते हैं। प्लेनरिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, अब प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई तो कैसा होगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक का होगा। अब देखो, अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वे एंटी एरोमेटिक से तो स्टेबल ही है। अब कोई भी कंपाउंड बिल्कुल ही अनस्टेबल है, उससे थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा तो उसके लिए तो सही है, तो क्या करेगा, अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करके नॉन प्लेनर बना लेगा और किस में जाएगा, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा ही स्टेबल है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन वही कंडीशन, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, सबको पता है। इसके बाद हम हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। हक्कल रूल में हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कितने है कंपाउंड में, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे n कितना, इफ n इज इक्वल टू 2, n 2 रखा हमने,
4 इंटू 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा होगा ये? एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। और यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो कैसा होगा? वो नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइक्लोटेट्राइन, साइक्लोटेट्राइन, ऑक्टासाइक्लोटेट्राइन। देखो ये है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है? पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि ये साइक्लिक है, दिख रहा है हमें। कैसा है ये? साइक्लिक है, लिख दिया हमने। क्या ये प्लेनर है? हाँ, जितने भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या है? प्लेनर नेचर का भी होगा। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसे हमें देख के लगा कि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कंपाउंड होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक नेचर का, एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। बट ये तो हमारे है एक्सपेक्टेड, ये हमें दिख रहा है, जो हम देखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कैसा है अब उसकी बात करेंगे। एक्चुअल में कैसा है? देखो एक्चुअल में है इस टाइप से। एक्चुअल में है ये, कैसे है इसकी स्ट्रक्चर? टब शेप है। क्या ये प्लेनर है? ये प्लेनर यहाँ पे नहीं है, अब ये है नॉन प्लेनर, क्योंकि ये 8 कितने है? 8 मेंबर रिंग है। अब रिंग साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कंपाउंड का, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खुद को क्या कर लिया? फ्लिप कर लिया। अब इन्होंने क्या किया? खुद को फ्लिप यानी कि प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर लिया। प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई तो कैसा कंपाउंड हुआ? नॉन प्लेनर नेचर का हुआ। नॉन प्लेनर नेचर का कंपाउंड हुआ तो उसका जो कंपाउंड यानी कि कैसा कंपाउंड होगा? वो नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा, नॉन एरोमेटिक नेचर का। तो ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा, ना कि एंटी एरोमेटिक। हमें देखने से लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक है, बट यहाँ पे क्या होगा? रिंग का साइज बड़ा हो गया। रिंग का साइज बड़ा होने की वजह से क्या कर लेगा? इनके पास अब ये फ्रीली मूव कर सकती है रिंग, क्योंकि जितनी बड़ी रिंग होगी क्या होगी? वो मूव कर सकती है। अब वो फ्रीली मूव कर सकती है तो उन्होंने अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर लिया। प्लेनरिटी को डिस्टर्ब किया तो कैसा बना कंपाउंड? नॉन प्लेनर नेचर का हुआ। नॉन प्लेनर नेचर का हुआ तो इसका नेचर कैसा हुआ कंपाउंड का? नॉन एरोमेटिक हुआ। नॉन एरोमेटिक इसलिए हुआ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा ही स्टेबल है, तो इसलिए किस कंडीशन में रहना पसंद करेगा? नॉन एरोमेटिक में, अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करके नॉन प्लेनर में रहना पसंद करेगा। तो ये हमारा है नॉन एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर यहाँ तक सबको? इसका और एग्जांपल की हम बात करें, वन टू थ्री, ये देखो ये जो कंपाउंड है ये कैसा है? ये भी आपको देखने से कैसे लग रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे इसे हम? एंटी एरोमेटिक। बट यदि हम बात करें एग्जाम की तो एग्जाम में इसे माना है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये थी हमारी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम बात करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन वही साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा और प्लेनर होगा। इनके बाद हम हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? ये करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कब करेगा? इफ n = 2। n 2 होगा तो 4 × 2 + 2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि एरोमेटिक नेचर का होगा। इन कंडीशन को फुलफिल करेगा वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक नेचर का। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो होगा नॉन एरोमेटिक नेचर का।
10 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी एंटी एरोमेटिक नेचर का नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। अच्छा एग्जाम्पल है कि देखो, ये कंपाउंड हमारे पास देखो, अब इन कंपाउंड को ध्यान से देखो कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, या तो वो एरोमेटिक होंगे या फिर वो नॉन एरोमेटिक होंगे। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब इन हाइड्रोजन की वजह से फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 6 इंटरेक्शन, या फिर इसे हम कहेंगे प्रीलॉग इंटरेक्शन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दोनों बिल्कुल पास पास में है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट होगा, इसकी वजह से ये क्या होंगे, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो किस क्या होंगे, ये नॉन प्लेनर नेचर के होंगे। हो जाएगी, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी प्लेनर वाली, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ये कंपाउंड होंगे नॉन एरोमेटिक नेचर के। क्लियर यहाँ तक सबको, कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, साइक्लिक भी दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, कॉन्जुगेशन भी दिख रही है, बट फिर भी ये एरोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वो दोनों पास पास में प्रेजेंट है, उनमें रिपल्सन क्रिएट होगा। रिपल्सन क्रिएट होगा तो उनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो नॉन प्लेनर नेचर में जाएंगे और कंपाउंड हमारे नॉन एरोमेटिक नेचर के होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो पोजीशन में है, यहाँ पे आप लोन पेयर भी लगा सकते हैं, नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, कुछ भी एटम यहाँ पे लगा सकते हैं इस वाली पोजीशन पे। अब ये वाली जो पोजीशन है, इसमें रिंग में इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ ये रिंग वाला पोर्शन देखना, इतना ये वाला। यहाँ पे क्या है, आप क्या दिख रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, और साथ में कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पे ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से रिपल्सन क्रिएट हो। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, आउट ऑफ रिंग है, और इसका इन जो ये एटम लगे हैं, इनका इस रिंग पे कोई असर नहीं होगा, और ना ही ये लोन पेयर इसमें काउंट होंगे। ये सब क्या होंगे, नॉन हक्कल लोन पेयर होंगे, इसमें काउंटेड नहीं होंगे। यानी कि ये जो आउट ऑफ प्लेन है, ये इस रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम किसको देखेंगे, सिर्फ इस रिंग को देखेंगे। और यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्या होगा, ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये भी क्या हमारा एरोमेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे भी कोई रिपल्सन नहीं होगा, ना ही इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी, इसकी वजह से ये कंपाउंड में कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। ये थी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम बात करेंगे
12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वही साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये फॉलो करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और कब करेगा, इफ n इज इक्वल टू 3, n 3 होगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। याद रखना 16 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे, वो एंटी एरोमेटिक होंगे, और यदि इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो नॉन एरोमेटिक नेचर के हो जाएंगे। एक बात हमने बताई थी कि जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होगा तो रिंग में क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल, यानी कि कन्फर्मेशनल फ्लिप होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और उससे उसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो वो नॉन प्लेनर नेचर का कंपाउंड होगा, यानी कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक इसलिए होगा एंटी एरोमेटिक से, क्योंकि नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से, और कोई भी कंपाउंड चाहेगा कि वो कम स्टेबल से, यानी कि अनस्टेबल से थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो जाए तो उसके लिए तो अच्छी बात है। तो किस में जाएगा, वो नॉन प्लेनर नेचर में जाएगा, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके एग्जांपल की हम बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर को थोड़ा सही कर लेना, ठीक है, इस टाइप से है, और एक हमारे पास है इस टाइप से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छा इसमें तो ज्यादा हो गए, ये वाला नहीं होगा, ये देखो ये वाला कंपाउंड है। अब ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। अब हम यहाँ पे बात करें 12 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक नेचर का, बट ये कैसे है, इसे हमने यहाँ पे क्लोज नहीं कर रखा। क्लोज नहीं कर रखा तो क्या होगा, ये फ्रीली है, फ्रीली होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी, नॉन प्लेनर नेचर में जाएगा। नॉन प्लेनर नेचर में जाएगा तो कंपाउंड हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये तो था 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो नेक्स्ट हमारा है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन वही साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें अब अप्लाई करना हक्कल रूल। हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, और ये कब होगा, इफ n इज इक्वल टू 3, n 3 होगा तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो करना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये तो हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। अब आपके सामने दो कंपाउंड है, आपको बताना है कि वो एरोमेटिक हैं या फिर वो नहीं है। एक हमारे पास ये कंपाउंड है 3 4 5 6 7। सेकंड जो कंपाउंड हमारे पास है वो ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कुछ अच्छा 6 यहाँ पे आएगा, 6 7। एक ये कंपाउंड हमारे पास और एक है 1 3
2 3 4 5 6 7 ये कंपाउंड हमारे पास है और आपको बताने कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी और कौन सा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, हम बात करें हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ठीक है, एरोमेटिक नेचर का होगा। बात करें सेकंड कंपाउंड की, यहाँ पे देखो वही 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, जो ये है हमने क्या कहा था, ये आउट ऑफ रिंग है, आउट ऑफ ए रिंग है, तो इसका रिंग में कोई लेना देना है नहीं, तो इससे रिंग में कोई असर नहीं होगा, तो ये प्लेनर ही होगा और ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक नेचर का। ये वाला देखो, इसमें क्या है, ये हमारा ओपोजिट रिंग है, यानी कि क्या करेंगे, ये प्लेन में नहीं है, दोनों हमारे क्या दिख रही हैं, प्लेन में नहीं है, तो किस में है, ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है तो ये कैसा कंपाउंड होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक होगा। और ये कैसा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेनरिटी इनकी डिस्टर्ब हो रखी है। प्लेनरिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट है, तो ये नॉन प्लेनर नेचर में है। तो ये हमने बात की है टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब हम बात करेंगे, हमारे 3 टॉपिक और रह गए यहाँ पे, एक होगा हमारा क्वासी एरोमेटिक, एक होगा हमारा होमो एरोमेटिसिटी और लास्ट होगा एरोमेटिसिटी इन फ्यूज रिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वासी एरोमेटिसिटी। क्वासी एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक नेचर का भी होगा, ये इतना तो क्लियर है, नाम से पता चला है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी शो करेगी। क्वासी मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्वासी एरोमेटिसिटी का, इसका मतलब है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, किसकी फॉर्म में हो, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उस और वो कैसा हो, एरोमेटिक नेचर का भी हो, उसे हम कहेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी। कैसे होगी, एग्जांपल से देखो, क्या बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वे सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी। एग्जांपल की बात करें, ये हमारे पास है। ठीक है, यदि हमने इसकी रिएक्शन करवाई HClO4 के साथ, यदि HClO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पॉजिटिव नेगेटिव, अभी नेगेटिव क्या इधर और पॉजिटिव कहाँ पे, OH पे, तो हमें मिलेगा O नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, ClO4 नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक सबको, ये क्या मिला हमें, सोल्ट की फॉर्म में मिला। सबसे पहले क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा नेचर के हैं, सारे के सारे sp2 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 यानी कि प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे आपको शो हो रही है, और साथ में क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने क्या बताया था, एरोमेटिक नेचर का होगा। साथ में क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड किस फॉर्म में है, सोल्ट की फॉर्म में है, सोल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कैसा एरोमेटिसिटी हुआ, ये क्वासी एरोमेटिसिटी हुआ, क्वासी एरोमेटिसिटी हुआ। इसके और एग्जांपल की हम बात करें, ये हमारे पास, यदि हमने इसकी रिएक्शन करवाई SbF5 के साथ, SbF5 के साथ इसके हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे है फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साथ में SbF6 नेगेटिव। ठीक है, ये हमें क्या मिला, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक नेचर का है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, और ये क्या मिला, हमें सोल्ट मिला है, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड का सोल्ट है, तो क्या होगा,
क्वासी एरोमेटिसिटी। तो क्वासी एरोमेटिसिटी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। एरोमेटिक कंपाउंड तो हो गए, बट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है सोल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हमारा है होमो एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट होगा हमारे पास है होमो एरोमेटिसिटी। होमो एरोमेटिसिटी का मतलब होगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। होमो एरोमेटिसिटी हमने क्या कहा था? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, देन होगा नॉन एरोमेटिक और उसके बाद होगा एंटी एरोमेटिक। यहां तक क्लियर है सबको? ये तो पता है, ठीक है। अब हम बात करें ये होमो एरोमेटिसिटी क्या है। होमो एरोमेटिसिटी वो होगा कंपाउंड जहां पे हमें देखने को मिलेगा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें एक कार्बन ऐसा होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो कैसा होगा हमारा? होमो एरोमेटिसिटी। देखो ये हमारे पास है कंपाउंड साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये कंपाउंड है। यदि हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 क्या करेगा? H+, ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से। देखो हाइड्रोजन पहले भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक मिनट, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले से ही सबके पास। अब एक हाइड्रोजन यहां से है, ये मान लीजिए H2 है, इसने यहाँ पे जाके लगा कहीं पे भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड है, तो यहाँ पे क्या है? प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस। ये कहाँ लगेगा? माइनस पे जाके लगेगा। अब यहाँ पे एक H1 पहले से एक H2 और आ गया, और यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे है प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या है ये? 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन की यहाँ पे बात करें हम, कॉन्जुगेशन है, बट यहाँ पे हमने बताया था कि जो एक कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसे ही हम होमो एरोमेटिसिटी कहेंगे, इसे ही हम होमो एरोमेटिसिटी कहेंगे। ये है हमारा होमो एरोमेटिसिटी। क्लियर यहां तक सबको? होमो एरोमेटिसिटी क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बट वहां पे जो एक कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का होगा। उस कंपाउंड को हम कहेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर यहां तक? लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी इन, क्या हो गया ये? लास्ट है, लास्ट हमारा होगा एरोमेटिसिटी इन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। इन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ही हमें याद रखने हैं। फर्स्ट होगा लोवेस्ट एनर्जी बैरियर, लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन। लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन क्या कहलाएगा? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक। याद रखना, कहीं भी आपको लिखा दिखे लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन, वो होगा एरोमेटिक। सेकंड होगा लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन, सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन, वो भी क्या होंगे? एरोमेटिक नेचर के होंगे। लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन, लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन, तो ये दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक नेचर के होंगे। थर्ड पॉइंट जो होगा, यदि दोनों फ्यूज रिंग, नाम से देखना यहाँ पे फ्यूज रिंग है,
दोनों फ्यूज रिंग यदि सिमिलर हैं, दोनों फ्यूज रिंग यदि सिमिलर हैं, यदि सेम है, तो वो होंगे नॉन एरोमेटिक। कैसे होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। देखो एग्जांपल से देखो, अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये हमारे पास है फ्यूज रिंग, यानी कि दो रिंग कैसे हो क्या रखे हैं, फ्यूज हो रखे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें ये कंपाउंड हमारे पास, इनसे सारा आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा था यदि दोनों फ्यूज रिंग सेम है। कैसी है ये? सेम है दोनों। क्या है? 3 मेंबर, 3 मेंबर, 5 मेंबर और 5 मेंबर, दोनों सिमिलर होंगी तो ये कैसी हो जाएंगी? नॉन एरोमेटिक होंगी। नॉन एरोमेटिक क्यों होंगी वो देखो। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर करवाओ इधर करवाओ, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस हो तो इस रिंग पे क्या दिख रहा है आपको? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक। इधर कितना है? नेगेटिव, 2 और 2 कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हुआ एंटी एरोमेटिक। एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, क्या हो जाएगी? ओवरऑल नॉन एरोमेटिक। ये भी कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है? क्या बताया? यदि दोनों फ्यूज रिंग सिमिलर है, सेम है, तो वहां पे एक एरोमेटिक का स्ट्रक्चर होगी, एक एंटी एरोमेटिक होगी। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर भी करके देख लो, एक एरोमेटिक मिलेगा एक एंटी एरोमेटिक मिलेगा, दोनों ओवरऑल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। तो ये कैसा हुआ? नॉन एरोमेटिक। अब हम बात करें लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन, इस टाइप के कंपाउंड। अब इनकी हम बात करें तो इधर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाएंगे अपने कंपाउंड के अकॉर्डिंग कि कौन सा कंपाउंड हम एरोमेटिक बना सकते हैं। अब हमने करवाया इस टाइप से, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये जो रिंग है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इधर कितना हुआ? 2 4 6, तो ये हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 दोनों कैसे हैं? एरोमेटिक और एरोमेटिक। ओवरऑल हमारा कंपाउंड होगा एरोमेटिक नेचर का। कैसा हुआ? एरोमेटिक नेचर का होगा। तो ये थी हमारी एरोमेटिसिटी इन फ्यूज रिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQ सोल्व कराएंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये हमारा डाउट है, तो वो आपका क्लियर करवाया जाएगा डाउट है। तो आई होप आप लोग अच्छे से देखेंगे और PYQ खुद से भी ट्राई करेंगे।